Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. If at all you are new to my channel, then please do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. Do join Telegram channel. The channel name is Learn with Hina. So as you all know, I am coming up over here to teach you some small topics or random topics which belongs to paper 1 and paper 2 commerce. If at all you are new for this, then please do come daily over here. I will be providing you small concepts videos over here. Keep supporting and keep sharing my all videos with your friends and whoever are preparing for NTA NET exams. Now let's get started with takeover and acquisition. तो आज हम करने वाले हैं टेक ओवर क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है. So takeover क्या होता है? A takeover is usually a hostile act where the acquirer will surpass the target company board of directors and will purchase more than 50% of the shares to obtain a controlling stake in the firm. और acquisition क्या होता है? An acquisition is a quite similar to take over in that one company which purchased the other, however usually on pre-planned and orderly manner. So ये कौन से फॉर्म पे होता है? Pre-planned and orderly manner in which both the parties strongly agree if beneficial with both the firm. So एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना. जो आपका टेक ओवर जो होता है ना, ये हॉस्टाइल एक्ट होता है. हॉस्टाइल मतलब आप एकदम हार्शली करके वो चीज़ करोगे. मतलब आपको चाहिए मतलब चाहिए. आप किसी से कंसल्ट नहीं करोगे उस कंपनी से कि क्या मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करूँ या ऐसा कुछ नहीं करोगे. आप आपके इच्छा अनुसार वो परचेज कर लोगे ऑर्गेनाइजेशन को. बट कब कैसे करोगे आप एक्वायर, उसे कैसे टेक ओवर करोगे? जब भी आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो आपने टारगेट किए, सपोज कि आपने टारगेट किए हैं रिलायंस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, तो वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आप सरपास करोगे टारगेट कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और उनके 50% से ज़्यादा शेयर्स आप परचेज कर लोगे. क्यों? ताकि अगर आपके पास में 50% से ज़्यादा शेयर्स आपके पास में है तो ही आप वो फर्म को कंट्रोल कर सकते हो. ताकि जो भी कंट्रोलिंग जो भी वर्क होता है कंट्रोलिंग का एक कंपनी में वो आपके हाथ में आ जाएगा फिर. ठीक है. इसलिए अगर आप 50% से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर लेते हो उस कंपनी के, तो आप वहाँ पे कंट्रोलिंग कर सकते हो. ठीक है. ये एक हॉस्टल मैनर में किया जाता है. एक्विजिशन क्या रहता है? ये एक फ्रेंडली मैनर में किया जा सकता है एक्विजिशन. यहाँ पे क्या होता है, दोनों कंपनी जो रहते हैं वो अपने हिसाब से बातचीत कर लेते हैं पहले कि हाँ आप हमारी कंपनी को ले लो, परचेज कर लो. तो ये एक प्री प्लान्ड और ऑर्डरली मैनर में किया जाता है. मतलब यहाँ पे पहले ही प्लान कर लिया जाता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर कंपनी ने परचेज करने वाली है. ठीक है. यहाँ पे दोनों पार्टी जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं अगर वो बेनिफिशियल होता है दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है. ये होता है टेक ओवर और एक्विजिशन. ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है. अब हम देखते हैं टेक ओवर के बारे में और कुछ. टेक ओवर मीन्स अ कंपनी taking over the management of another company. It is a form of acquisition of a company rather than merger. So ये एक फॉर्म है एक्विजिशन का. क्योंकि एक्विजिशन में भी क्या रहता है, आप दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो. टेक ओवर का मतलब क्या रहता है, आप उन्हें पूरे के पूरे ले रहे हो, बट आप हार्शली वे में हॉस्टाइल मैनर में ज़्यादातर किया जाता है. सो टाइप्स ऑफ टेक ओवर, पहला होता है फ्रेंडली, जहाँ पे क्या होगा कि आप इन्फॉर्म करोगे, कंपनी इज ड्यूली इन्फॉर्म बिफोर द बिडिंग कंपनी puts up an offer. Normally the private company takeovers जो रहता है are friendly as there is hardly any difference between the board of directors and the stakeholders. तो यहाँ पे आपको पता है प्राइवेट कंपनीज के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या फ्रेंडली टेक ओवर के अंदर क्या रहता है कि जो कंपनी होती है वो पहले ही इन्फॉर्म कर देती है जो भी वो कंपनी के ऊपर बिडिंग करके उन्हें खरीदने वाली होती है. हॉस्टाइल क्या होगा, मैनेजमेंट को पूछेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे शेयर होल्डर्स के दरवाजे पे खटखटाएंगे कि हम आपको इतना ऑफर कर रहे हैं, आपके शेयर्स हमें दे दो, और उनकी कंपनी वो खरीद लेंगे बिना मैनेजमेंट को बताए. वो इस तरीके से कर सकते हैं. तो ये सबसे कॉमन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टेक ओवर माना जाता है हॉस्टाइल. ठीक है. नहीं पता होगा तो ये नोट डाउन कर लेना ये पॉइंट. हॉस्टल में क्या होता है, मैनेजमेंट को कुछ कंसल्ट नहीं किया जाता है और वो डायरेक्टली ऑफर किसे दिया जाता है, स्टेक होल्डर्स को दिया जाता है ऑफर. ठीक है. और कोई नॉलेज नहीं होती है मैनेजमेंट को इस बारे में
कि हमारे पीठ पीछे इस तरीके से एक कंपनी हमारे ही शेयर होल्डर्स के पास में जाके शेयर खरीद के आ रही है। रिवर्स क्या होगी, जहाँ पे एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी जो होगी ना वो बाय करेगी लिस्टेड कंपनी को। ठीक है, क्या होगा रिवर्स में, क्या होगा, जो अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी होगी वो बाय करेगी क्या, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को। और बैक फ्लिप क्या होगा, जो बिडिंग कंपनी होगी वो सब्सिडरी बन जाएगी किसकी, टेक ओवर कंपनी की। मतलब कि जो कंपनी बिड कर रही थी वो ही सब्सिडरी बन जाती है यहाँ पे डायरेक्टली जाके किसकी, टेक ओवर कंपनी की, जो टेक ओवर कर रही है। अभी एक डिफरेंस चार्ट देख लेते हैं अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। रिकंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में मैं करवाऊंगी आपको, बट ये कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अमालगमेशन में क्या होता है, हमें पता है न्यू कंपनी फॉर्म की जाती है। एक मिनट को चेंज कर देते कलर। अमालगमेशन में क्या होता है, एक न्यू कंपनी जो होती है वो फॉर्म की जाती है। और एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होती है, कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है। रिकंस्ट्रक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे कोई भी नई कंपनी नहीं बनाई जाती है, बट जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर ही सिर्फ नई कंपनी बनाई जाती है। तो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पे क्या बोला गया, नेक्स्ट पॉइंट है नो लिक्विडेटिंग कंपनी। तो यहाँ पे लिक्विड होती है एटलीस्ट टू कंपनीज वाइंड अप देयर बिजनेस, तभी तो हम न्यू एक कंपनी बना पाएंगे। और एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक कंपनी होगी क्योंकि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। और यहाँ पे एक कंपनी वाइंड अप होगी अगर न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है तो। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, द एम ऑफ अमालगमेशन इज टू रिमूव कंपटीशन। हाँ हमें पता है दो कंपनी, हम बड़ी बड़ी कंपनियां साथ में आ जाएंगे या बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के साथ में आ जाएगी, छोटी मोटी कंपनी, ताकि कंपटीशन यहाँ से हट जाए। कंपटीशन जो भी मार्केट में चल रहा है, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए राइवल बन के आ रहे हैं वो हट जाए। और एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, वीकर यूनिट जो रहता है वो ली जाती है बाय द स्ट्रॉन्ग यूनिट। मतलब कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वो होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के अंदर। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव उनका क्या होता है कि टू राइट ऑफ करे, क्या वो राइट ऑफ करेंगे, जो भी उनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं और जो भी उनके फिक्टिशियस एसेट होते हैं, जिसके हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सब, इन सबको वो राइट ऑफ करेंगे। और जो भी उनके एक्यूमुलेटेड पहले के लॉसेस है उन सबको भी वो राइट ऑफ करते हैं, ये एम होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का भी मार्क कर देती है यहाँ पे। वीकर यूनिट जो होता है वो टेक ओवर कर लेते हैं। कौन टेक ओवर कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज। चलो नेक्स्ट अब करते हैं रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, रीड अप करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान लो कि जो रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो, उसका मतलब क्या है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हो या आप रीअरेंजमेंट कर रहे हो, क्या, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का। इन द इवेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, तो यहाँ पे दो रिजल्ट निकल के आते हैं। एक तो प्रोविजन चेंज होते हैं कंपनी के, चेंजेस इन द प्रोविजन ऑफ कंपनी, और दूसरा होता है चेंजेस इन द शेयर होल्डर्स राइट एंड देयर इंटरेस्ट। सो अभी कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे रीड कर लेते हैं। रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंपनीज रीऑर्गेनाइजेशन कंसर्निंग लीगल, ऑपरेशनल, ओनरशिप एंड अदर स्ट्रक्चर बाय रीवैल्यूइंग एसेट्स एंड रीअसेसिंग लायबिलिटीज। तो ये कैसे करते हैं वो चेंजेस, वो रीवैल्यू करते हैं एसेट्स को और रीअसेस करते हैं किनको, लाइबिलिटीज को। These are the two methods of reconstruction which are internal reconstruction. तो हमें पता है दो मेथड होते हैं, एक तो आपका आ जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा आपका आता है मेथड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये दो तरीके के होते हैं। द फॉर्मर इज द मेथड इन विच द रिकंस्ट्रक्शन इज डन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। फॉर्मर मतलब जो पहले वाले यहाँ पे नाम दे रखा है, मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो रहता है वो क्या होता है, वो हम बिना कंपनी के वाइंड अप किए ही कर लेते हैं। बट जो उसके बाद वाला दे रखा है, मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो नाम मैंने दे रखा है नेक्स्ट, उसके अंदर क्या होता है, न्यू कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक मिनट में कहाँ पे थी, without winding up of the company and forming a new one, while the later is the one whereby the existing company जो रहती है वो उसकी existence खो देती है, क्योंकि वो वाइंड अप करके नई कंपनी सेटअप करती है। क्यों, ताकि वो बिजनेस ले सके उसी का, एग्जिस्टिंग कंपनी का। रिकंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द कंपनी इज incurring लॉस फॉर many years।
अगर बहुत सालों से लॉस ही लॉस होते आ रहा है तब ज़रूरी है कि आप आपकी कंपनी की मरम्मत करें। एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। तो आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताते हैं। एज अ हायर नेटवर्थ इज डिपिक्टेड देन दैट ऑफ द रियल वर्ल्ड। मतलब आप लोग बढ़ा चढ़ा के विंडो ड्रेसिंग करते हो, हमारा इतना प्रॉफिट है इतना प्रॉफिट है, बट एक्चुअली में होता ही नहीं है, लॉसेस में ही आप जा रहे हो। तो कुछ टाइम बाद में वो लॉसेस इतने हो जाते हैं कि आपको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। So difference between internal and external reconstruction. So no new company is formed in the existing company, हाँ। और external में क्या होता है, new company हम form करते हैं by the existing shareholders of the old company to take over the liabilities and assets. The aligned company will not give its liquidation under the capital reduction scheme. Aligned company मतलब जो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कर रही है वो लिक्विडेशन नहीं करेगी, बट यहाँ पे एक्सटर्नल के अंदर क्या होगी, जो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करवा रही है वो लिक्विडेशन के अंदर जाती ही जाती है। इन्वॉल्व कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट। ये इन्वॉल्व करते जो भी रिक्वायरमेंट है किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अंदर। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या, देयर इज नो नीड टू कंप्लाई विद द पर्टिकुलर क्लॉज इन द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे कुछ क्लॉज आप नहीं कंपाइल करोगे तो भी चलेगा। अभी एक चार्ट देख लेते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द मेथड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सो ये भी डिस्टिंग्विश था, बट कुछ और पॉइंट्स आपको ज़्यादा और अंडरस्टैंड हो जाए अच्छे से, क्योंकि कंफ्यूज ना हो एग्जाम में आप, इसलिए एकदम अच्छे से क्लियर कट करवा रही हूँ। छोटे छोटे ही करवा रही हूँ टॉपिक, इन डिटेल इनके बारे में नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अगर ज़रूरत लगी तो बस करवा दूंगी। क्योंकि बेसिक टॉपिक्स या रैंडम टॉपिक्स में मैंने बस यही सोचा कि आपको एक आइडिया दे दूँ, ताकि अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए थोड़ा बहुत तो आप अटेम्प्ट कर ही सको। थोड़ा बहुत तो क्या कर ही सकते हो, क्योंकि इतना नॉलेज अगर आपके पास में आ गया है तो आप कर ही पाओगे। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या रहता है, रेफर्स टू द मेथड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वेर इन द एग्जिस्टिंग कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड। ये याद रख लेना, इंटरनल कंपनी मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप समझ लो। ठीक है, अभी सपोज कि आप एक बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है, आपके बिल्डिंग एक बिल्डिंग है जो कि ब्लॉक सिस्टम है हमारा, ठीक है। वहाँ पे आपका घर है, कोई भी फ्लोर ले लो आप, फोर्थ फ्लोर पे आप सपोज रहते हो, ठीक है। अब आपका घर अंदर से पूरा दीवारें से दीवार की पेंटिंग निकल गई है पूरी, जो पेंट किया हुआ था आपने। फिर कहीं कहीं पे दीवार टूट रही है, या मतलब वो चूना बाहर निकल के आ रहा है, ऐसे सब चीज़ें हो रही। तो वो चीज़ कहाँ हो रही है, आपके घर के अंदर हो रही है। तो क्या आप पूरी बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग बनाओगे, या सिर्फ इंटरनल मतलब आपके घर के अंदर को ही आप सही रिकंस्ट्रक्शन करोगे। तो ऑब्वियसली आपका घर अगर अंदर से खराब हो रहा है तो आप अंदर से ही उसे रिनोवेट करोगे। तो वही होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आप भूलोगे नहीं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की, तो अगर आप देखो आपकी बिल्डिंग में आप स्टेप्स पे जा रहे हो, स्टेप्स यहाँ से टूटे हुए वहाँ से टूटे हुए हैं, आपकी बिल्डिंग भी बहुत पुरानी हो गई है, कभी भी चांसेस ऐसे है कि आपकी बिल्डिंग नीचे गिर सकती है, ऐसे टाइप की सिचुएशन आ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत लॉस हो सकता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बिल्डिंग को उसको गिरा दोगे और नई कंपनी फिर से बनाओगे। तो ये आप याद रख सकते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज कंप्लाई इन विच the company undergoing the reconstruction is liquidated to take over the business of the existing company. So यहाँ पे कोई न्यू नहीं बनाएंगे, हम हमारा घर को ही रिनोवेट करेंगे और यहाँ पे हम पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा के उसे नई कंपनी बना देंगे। यूज ऑफ स्पेसिफिक टर्म्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज कंटेंट एंड रिड्यूस। तो जब भी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके बाद जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे एंड रिड्यूस। और यहाँ पे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म्स नहीं दे रखा है कि आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन इंटरनल में जो है वहाँ पे होगा कैपिटल इज रिड्यूस एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होल्डर्स वेव देयर क्लेम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल जो होगा वो रिड्यूस होगा और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होल्डर्स जो होंगे वो उनके क्लेम्स को वेव करेंगे। और यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं होगा आपके कैपिटल में। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं होगा आपके कैपिटल में। अप्रूवल ऑफ कोर्ट, यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपको कोर्ट की अप्रूवल लेना ज़रूरी है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल के अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ से यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आप कंपनी के अंदर ही चेंजेस कर रहे हो। आप ऐसे नहीं है कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हो। सो यहाँ पे एक्सटर्नल के अंदर आप ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि आप एक न्यू कंपनी बना रहे हो। आई होप आज के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और वीडियो कैसी लगती है उसके फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे देना। आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़्यादा करना, हो सके वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर अप करना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।